तो आज की क्लास में भी हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमसे पूछा है इन दोनों में किस प्रकार का बॉन्ड अवेलेबल है। तो ध्यान से सुनना, ये जो क्लोरीन एटम होता है बेटा, दिस इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ क्या इंड्यूस हो गया मैम? यहाँ पोलैरिटी इंड्यूस हो चुकी। Hello everyone, welcome back to the Pharmacy India Pro YouTube channel. I hope you all are doing very well. मैं प्रियंका गोस्वामी हमारे अपने Pharmacy India Pro चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में भी हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी फार्मा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी फार्मा एग्जाम, उन सभी में ये सारे क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस को मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगी। तो अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रखी है तो भी कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको एकदम एक एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाली हूँ, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल तक समझाऊंगी। 20 MCQs होने वाले हैं एंड दिस 20 MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आप सेमेस्टर में हैं या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड उससे पहले अगर आपने हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि कितनी भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स हो या फार्मा के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो, वेदर इट इज सिलेबस, PY पेपर, कुछ भी, आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारी अपनी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर, जिसको इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे मिलने वाले हैं आपको लेटेस्ट अपडेट, क्विज़ेस, सब्जेक्ट रिलेटेड ब्लॉग्स, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, और भी बहुत कुछ। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी आपको अपडेट्स मिलते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर। किसी भी लेसन का कोई अपडेट हो, किसी भी क्लास की कोई अपडेट हो, सबसे पहले मिलती है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों चीजें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी फार्मेसी इंडिया के 3 चैनल्स हैं। तो अगर आप बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा मेन चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज फार्मेसी इंडिया। उसके अलावा अगर आप अपने सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो AKTU के बेस्ड पे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है फार्मेसी इंडिया प्लस, क्योंकि सभी सेमेस्टर की क्लासेस इस पे चल रही है। इसके अलावा आप जॉब रिलेटेड अपडेट से या जॉब रिलेटेड कंटेंट के लिए फार्मेसी इंडिया जॉब्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे चैनल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को अपने पहले सवाल के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखो मॉलिक्यूल हमें दिया था ये वाला, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हमसे पूछा है इन दोनों में किस प्रकार का बॉन्ड अवेलेबल है। सो ध्यान से सुनना, ये जो क्लोरीन एटम होता है बेटा, दिस इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि जो हाइड्रोजन होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों एटम के बीच क्या क्रिएट हो जाएगा मैम? यहाँ क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होता है वैसे ही आ जाती है पोलैरिटी। यानी ये बॉन्ड कैसा होगा मैम? ये मॉलिक्यूल बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल है। तो भाई बॉन्ड कैसा होने वाला है बताइएगा जरा। क्या ये नॉन पोलर कोवेलेंट है, क्या ये पोलर कोवेलेंट है, क्या ये आयनिक है, या फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? चलो समझते हैं। ये जो मैम हमें बॉन्ड दिया था, दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट हो रही है पोलैरिटी। यानी ये बॉन्ड आ गया हमारे पास में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो यहाँ सिग्निफिकेंस डिफरेंस है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या करेगी मैम? क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगी, जिसकी वजह से क्लोरीन पे प्रेजेंट हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन जिसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच चुकी है उस पे प्रेजेंट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ क्या इंड्यूस हो गया मैम? यहाँ पोलैरिटी इंड्यूस हो चुकी है। और इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा मैम? इस पर्टिकुलर बॉन्ड को बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है।
चलो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4। हमें एक कंपाउंड दिया है CCl4 जिसका नाम होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप ये बताइए मुझे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो बॉन्डिंग है उसका नेचर क्या है? क्या ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है विद पोलर बॉन्ड्स? क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है विद पोलर बॉन्ड्स? नॉन पोलर है नॉन पोलर बॉन्ड्स के साथ, या फिर पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर बॉन्ड्स के साथ? देखो हमें जो बेटा मॉलिक्यूल दिया है इसको ड्रॉ करते हैं। पहले तो हमें दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, दिस इज योर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये बनाते कैसे हैं मैम? ये बेटा आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, है ना, ये कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड देखूं तो क्या होगा मैम? क्लोरीन जो होता है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कार्बन जो होता है बेटा वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव। यानी ये कैसा बॉन्ड है मैम? यहाँ पोलर बॉन्ड पाया जा रहा है। यानी बॉन्ड तो हमने देख लिया पोलर है, ये बोल रहा है नॉन पोलर बॉन्ड काट दो भाई, गलत ऑप्शन है। नॉन पोलर बॉन्ड्स काट दो, गलत ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, यानी या तो ऑप्शन ए सही है या तो बी, क्योंकि ये बॉन्ड तो मैम पोलर है। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो जब भी हम पोलैरिटी देखते हैं वहां पे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमारे पास क्या रहेगी? डायरेक्शन रहेगी। और बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर हमें पाई जा रही है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इधर गए तो भी सेम, इधर गए तो भी सेम। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसिल आउट कर देती हैं। और इस कैंसिल आउट की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा मैम? कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास हो जाएगा नॉन पोलर। यानी ये कैसा मॉलिक्यूल है मैम? ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन बॉन्ड कैसे अवेलेबल है मैम? बॉन्ड अवेलेबल है पोलर। इतनी क्लियर हुई चीजें? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है एंड जिसमें बॉन्ड्स हमारे पास पोलर पाए जाते हैं। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन पोलर डिस्पाइट हैविंग पोलर बॉन्ड्स? यानी पोलर बॉन्ड पाए जाने के साथ साथ नॉन पोलर इनमें से कौन होगा? अभी जैसा हमने CCl4 में देखा सेम वैसे ही सवाल है, लेकिन इस बार हमसे एग्जाम्पल पूछ लिया गया। तो देखो HCl, क्या HCl पोलर है? यस मैम, HCl जो है वो पोलर है। क्या CO2 पोलर है मैम? देखिए CO2 कुछ इस तरीके से लाई करता है, यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड मिल रहा है, दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है मैम, पोलर तो है लेकिन यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस भी है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगी। तो CO2 मॉलिक्यूल कैसा हो गया मैम? मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया नॉन पोलर। और देखो यही पूछा था, मॉलिक्यूल हमसे पूछा था नॉन पोलर डिस्पाइट हैविंग पोलर बॉन्ड। देखो पोलर बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कार्बन कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन कैसा है? ऑब्वियस सी बात है मैम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यानी यहाँ पर क्या इंड्यूस हो रही है मैम? यहाँ पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, विच सिंपली मीन्स करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैम? यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास बॉन्ड्स तो पोलर है इस पे, लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमें नॉन पोलर दिया हुआ है। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। तो देखो यहाँ पे जो C और O का बॉन्ड है वो कैसा है मैम? जो C और O का बॉन्ड है ये पोलर है। हालांकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे और पूरा मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा मैम हमारा नॉन पोलर। डन? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कॉजेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू अकर? यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है किसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये रहे चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन हमें ध्यान से पढ़ने हैं। बता दो भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी। डू रिमेंबर, जब जब हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाई जाएगी और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, किस पे मैम? अगर किसी हेट्रो एटम पे पाया जाता है, जैसे कि बेटा आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। एंड ध्यान रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तीनों के तीनों आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। डू रिमेंबर, दीज आर योर
मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, है ना। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ साथ आपका हाइड्रोजन पाया जाता है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन, डिटेल में समझते हैं कि क्या है, सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैम बेसिकली एक तरीके की बहुत ही ज्यादा स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। यानी यहां से भी सवाल बन सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। डू रिमेंबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जिसमें ये बेसिकली तब होगा जब हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे। यानी हाइड्रोजन एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, किसके साथ मैम, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ, या फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ। तब जो बॉन्डिंग अराइज होगी उसको क्या बोलेंगे मैम, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो हमने इसको बोल रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। इस इंट्रैक्शन को हमें बोलना होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी पढ़ा हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, अब आप ये बता दीजिए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन करता है। क्या CH4 है मैम? CH4 में तो कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ही नहीं दिया है। अगर यहाँ कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ही नहीं दिया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे आ जाएगा? यहाँ पर तो नॉट इवन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यहाँ तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर हम CCl4 के बारे में बात करें तो मैम यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। भाई अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है? ये वाला ऑप्शन भी काट दो। क्या यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है मैम? नो हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी बेटा आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ही हो सकती है? सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करे, केवल ऑप्शन एलिमिनेट करने से ही हम सही आंसर तक पहुंच गए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो गया मैम हमारे पास में अमोनिया। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? अगर आप अमोनिया को बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ये रहता है कुछ आपका अमोनिया, जिसमें क्या प्रेजेंट है मैम? जहां पे हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, नाइट्रोजन कैसा होता है मैम? नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट है मैम? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैम हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमोनिया। आगे बढ़े। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये भी सवाल तुमसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही पूछा जा रहा है। बताइएगा जरा इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होने वाली है? विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? चार मॉलिक्यूल दिए हैं, चारों में आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। वाटर, अमोनिया, HF या फिर CH4। देखिए मैम CH4 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ही नहीं है। लिख लो भाई, नो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग की तो खैर बात ही छोड़ दो, ये वाला ऑप्शन ही काट देते हैं। अमोनिया में हो सकती है, HF में हो सकती है, वाटर में भी हो सकती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी मैम? जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा बेटा जिसकी होती है वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है दैट इज योर ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के बाद होती है हमारे पास नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर फ्लोरीन। एंड डू रिमेंबर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ज्यादा वहां पे क्या प्रेजेंट होगी मैम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? HF।
क्योंकि यहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन के बीच में पाया जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF में पाई जाती है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी देखिए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जैसा कि मैंने बताया, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो हमारा जो HF बॉन्ड होगा ये सबसे ज्यादा पोलराइज्ड हो जाएगा, और जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा उतनी स्ट्रॉन्ग वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आई थिंक ये चीजें अब आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही सवाल है। विच कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। भाई बताना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो इसका आंसर होने वाला है वाटर। मैम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसे हाईएस्ट हुआ, चलो समझते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो HF बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा पोलर है, पता है ना, ये हमें पता है हाईएस्ट पोलराइज्ड बॉन्ड है ये हमारा, बहुत डिटेल में हमें पता है कि दिस इज द हाईएस्ट पोलराइज्ड बॉन्ड। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है ऑन द टोटल एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द लिक्विड, यानी किसी भी लिक्विड की क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है उसी पर डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, की किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या बॉइलिंग पॉइंट रहने वाला है। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल में देखोगे तो एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना, ये लाइन तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। एक पानी का मॉलिक्यूल क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, इसका एक बहुत ही वास्ट नेटवर्क हो जाएगा, और इसी की वजह से उतना ही ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, उतना ही ज्यादा मैम यहाँ प्रेजेंट होगी बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा मैम, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वाटर, क्योंकि एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाता है, दैट इज वाई सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका पानी यानी वाटर का होने वाला है। चलो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करूं तो ये 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, आओ समझाती हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा आपकी जो है ना वो 2 प्रकार की होने वाली है। पहली होती है बेटा आपकी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी आपकी होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टाइप से 2 प्रकार की आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है। अच्छा इंट्रामोलिक्यूलर मतलब क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन अ मोलिक्यूल, लिख लेना, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होगा विद इन अ मोलिक्यूल, यानी अगर एक मोलिक्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक ही मोलिक्यूल में, उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर यानी 2 अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच, विद इन 2 मोलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं कि विद इन 2 मोलिक्यूल्स। अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमसे पूछा था इनमें से कौन इंट्रामोलिक्यूलर करेगा, यानी एक ही मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाने वाली। देखो इथेनॉल क्या होता है मैम, इथेनॉल होता है CH3CH2OH। यहाँ अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए तो इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा, यानी ये तो इंट्रा नहीं होती, ये आपकी इंटर हो जाएगी। मीथेनॉल, ये देखो भाई ये हो गया मीथेनॉल, ये भी अकेले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या होता है मैम, प्रोपेनॉल हमारा कुछ ये हो जाएगा, ये भी अकेले नहीं कर सकता तो ये तीनों छोड़ दीजिए, तीनों अल्कोहल आपके सही आंसर नहीं होंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ मैम, जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना पाया जाकर इंट्रामोलिक्यूलर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। सैलिसिलिक का दूसरा मॉलिक्यूल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विद इन अ मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाएगी। देखो यहाँ पर समझाती हूँ डिटेल में। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है मैम, अगर हम बेसिकली सेम मॉलिक्यूल ले रहे होते हैं। दिस रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री वेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में होंगे। उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है मैम, OH ग्रुप पाया जाता है और साथ ही साथ COOH। OH COOH दोनों आपस में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाती है, दोनों में आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ एग्जिस्ट कर जाती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लो एक बार ये चीज, एंड आई थिंक ये चीजें आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो चुकी होंगी।
आगे बढ़ते हैं। वाई डज इथेनॉल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाई इथाइल ईथर? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, हमने अगर इथेनॉल के बारे में बात की, इथेनॉल आता है C2H5OH। डाईमिथाइल ईथर में क्या आता है मैम? देखिए इथेनॉल में हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हम सिंपली बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैम उतना ही ज्यादा होगा। देखो इथेनॉल एंड डाईइथाइल ईथर मोलिकुलर फॉर्मूले दोनों के सेम है, लेकिन इथेनॉल में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, जिसकी वजह से यहाँ मिल जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि डाई इथाइल ईथर कोई हाइड्रोजन नहीं मिलता, हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। तो इथेनॉल के पास OH ग्रुप है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। जबकि डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट तो कम होना ही है। तो मेजर आंसर हमारे पास क्या आएगा मैम? ऑप्शन बी, कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन इसका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसमें नहीं पाई जाती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत डिटेल में क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट। अब ध्यान रखना मेरी ये बात को, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई। एंड डू रिमेंबर CH3 जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये दिखाता है प्लस आई। तो जितने ज्यादा CH3 होंगे उतना ज्यादा आपका प्लस आई होगा। तो ऐसा ग्रुप ढूंढो जिसमें CH3 सबसे ज्यादा है। मैम इसमें तो CH3 केवल एक है, यहाँ भी बेसिकली एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जितना ज्यादा आपका CH3 होगा उतना ज्यादा प्लस आई होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या है? बेसिक सा सवाल है मैम, ये करेक्ट आंसर है। देखो 3 CH3 ग्रुप आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जितने ज्यादा डोनेटिंग होंगे उतना ज्यादा प्लस आई। इसमें 2 ही आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इजी था ये सवाल तो आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज अ प्लस आई? प्लस आई का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जो बेटा आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ये कौन से ग्रुप्स होंगे? डू रिमेंबर ये सारे के सारे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने वाले हैं। मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, या कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो गया, उसके अलावा आपका NH2 हो गया, राइट, एटसेट्रा। ये सारे के सारे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं। यानी ये देखो भाई, हमें क्या मिला मैम? हमें इसी ऑप्शन में CH3 मिला है। CH3 कैसा ग्रुप है मैम? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये कैसा हो जाएगा? ये मैम प्लस आई दिखाने वाला होगा। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, जिसमें से CH3 एक प्लस आई डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which groups exhibits the strongest minus I effect? अब ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, माइनस आई का बेटा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। यानी ये कैसे ग्रुप्स होते हैं मैम? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। वो तो डोनेटिंग थे, ये विदड्रॉइंग है। इनको माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैम इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे ग्रुप्स के, जैसे NO2 माइनस आई होता है, जैसे कि CHO माइनस आई होता है, जैसे COOH माइनस आई होता है ना। आपके अलावा RCN एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके माइनस आई हैं। तो देखो कोई माइनस आई मिला मैम? देखिए ना, हमें NO2 मिल रहा है। NO2 से अच्छा तो माइनस आई कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो NO2 कैसा हो गया? नाइट्रो एक माइनस आई, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज नाइट्रो, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था। आगे बढ़ते हैं। माइनस आई की स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। देखो ये वाली बात तो मेरी याद रखना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई जो शो करेगा वो होगा NO2। यहाँ पर लिख दीजिएगा, NO2 जो होता है इट शोज स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट। सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई NO2 का होता है। यहाँ NH2, भाई NH2 तो कैसा ग्रुप था? याद करो, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। हमसे माइनस आई पूछा है, ये तो माइनस आई लगाता ही नहीं है, ये तो डोनेटिंग लगाता है। ये तो पहले ही फुर्सत में काट दो। NH2 सबसे ज्यादा है, पहली फुर्सत में काट दो। अब मुझे बताओ NO2 का माइनस आई ज्यादा होगा या Cl का? मैम सीधी सी बात है,
NO2 का माइनस आई ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा आप हमेशा कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो NO2 का होगा, फिर किसी भी हैलोजन का होगा और फिर NH2। NH2 का इनफैक्ट विदड्रॉइंग ग्रुप होता ही नहीं है, इसका डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये सब बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट को बेटा एक और नाम से जानते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और इस सवाल में हमसे पूछा है कि क्या मेजर रीजन होता है रेजोनेंस के यानी मीजोमेरिक के आने का। तो देखो इसको डिटेल में समझते हैं। जो रेजोनेंस या हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना होता है जो क्या इन्वॉल्व करता है मैम, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या हम कह सकते हैं उनके डीलोकेलाइजेशन को बताता है। ये बेसिकली ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत सारे एटम के बीच में स्प्रेड आउट करने का काम कर देता है। यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर मैम आप बोल दीजिए कि आपके पास डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, मेन फैक्टर होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन जिस फैक्टर के अंडर आएगा वो होता है रेजोनेंस। याद रखना मेरी बात, रेजोनेंस का एक ही लाइन से याद रखो मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जहां कंटिन्यू पाई बॉन्ड मूव करते हैं वो होता है डीलोकेलाइजेशन, जिसे हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। चलो भाई, बेंजीन रिंग हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या ऐसा होता है? ऑल द बॉन्ड लेंथ इन द बेंजीन रिंग इज इक्वल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर ऑल द बॉन्ड लेंथ इन द बेंजीन रिंग इज इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस, या फिर सब सही है। मैम बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं मिलता, आप इसको पहली फुर्सत में काट दो। यानी बचे हमारे पास में ये वो वाला कट गया तो ये भी कट गया, बचे केवल 2 ऑप्शन। यानी यहाँ पे क्या 2 अलग अलग बॉन्ड लेंथ होते हैं या यहाँ सेम बॉन्ड लेंथ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और करेक्ट आंसर है ये, जो बेंजीन में बॉन्ड लेंथ होते हैं सारे के सारे बॉन्ड लेंथ होते हैं इक्वल। कैसे, आओ समझाते हो। ये देखो, ये रहा तुम्हारा बेंजीन। अब मैंने अभी अभी बोला था रेजोनेंस का मतलब होता है पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, यानी ये देखो ये बॉन्ड क्या करेगा मैम, बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा। एंड अगर आपका बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा तो बनाएगा क्या मैम, बॉन्ड मूव कर रहा है तो बेसिकली हमारे पास कुछ ये बन के रेडी हो जाएगा। यानी हर एक बॉन्ड में हर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि हर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी इसमें क्या पाई जाएगी, यहाँ पे मैम पाई जाएंगी इक्वल बॉन्ड लेंथ्स। डू रिमेंबर, हमें यहाँ पर क्या मिलने वाली है मैम, हमें बेंजीन के केस में मिलने वाले हैं इक्वल बॉन्ड लेंथ्स। जस्ट इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। What is the key stabilizing effect in allylic carbocation? allylic carbocation को सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि allylic carbocation में पाया जाता है रेजोनेंस, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा उनमें स्टेबलाइजेशन आएगा। तो डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। allylic carbocation आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ये देखिए, जिसमें यहाँ पर क्या पाया जा रहा है मैम, रेजोनेंस, और इसी रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो बढ़ती जा रही है मैम। तो करेक्ट आंसर आ गया रेजोनेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिबिट्स हाइपर कॉन्जुगेशन। बताना है इन चारों में से किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। इथेन में पाया जाता है, इथीन में पाया जाएगा, प्रोपीन में पाया जाएगा, या फिर आपका मीथेन में पाया जाएगा। ये आपको इस सवाल का बहुत ही अच्छे से आंसर देना है। तो बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका मैम करेक्ट आंसर होने वाला है प्रोपीन। कैसे, आओ समझते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का सीधा सिंपल मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में बेसिकली पाई बॉन्ड्स का यानी वेकेंट पी का सिग्मा डीलोकेलाइजेशन होगा। प्रोपीन में क्या होता है मैम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के मिथाइल ग्रुप के साथ में ओवरलैप कर जाएंगे पाई सिस्टम पे, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज प्रोपीन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इन अ कार्बोकैटायन। डू रिमेंबर, जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है that is directly proportional to plus I effect. प्लस I के साथ साथ it is directly proportional to plus M और
प्लस आर इफेक्ट, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, पहला ही ऑप्शन सही है। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट स्टेबलाइजेज अ फ्री रेडिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये रहता है फ्री रेडिकल जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके पास क्या होती है मैम, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दें तो ये और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी हमें देना पड़ेगा इसको प्लस आई प्लस एम या फिर प्लस आर, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस भी इसको स्टेबलाइज कर सकता है। इंडक्टिव, यस इंडक्टिव प्लस आई भी इसको स्टेबलाइज कर सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी स्टेबलाइज कर सकता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इन सभी की वजह से आपका बेसिकली फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, What is the other name for acyclic compounds? Acyclic compounds का दूसरा नेम क्या हो सकता है? इनका दूसरा नेम होता है एलिफैटिक कंपाउंड्स। अच्छा, acyclic compounds हो गए या एलिफैटिक कंपाउंड्स हो गए, इनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। These are also known as open chain compounds, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एसाइक्लिक जिन्हें हम एलिफैटिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स के नाम से भी बहुत इजीली बता सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ आ गए होंगे। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।